Good morning dear students. In previous video you watched about the energy and how many kinds of mechanical energy. First, kinetic energy. Second, potential energy. In previous video you study about first type of potential energy, which is gravitational potential energy. Today topic is potential energy in spring. पोटेंशियल एनर्जी जो हमने आपको बताया था वो पोटेंशियल एनर्जी तीन टाइप का मैंने डिवाइड किया था. पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इसमें फर्स्ट टाइप पोटेंशियल एनर्जी पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. टुडे टॉपिक इस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंड अदर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, U is equal to mgh. And what is elastic potential energy? What is elastic? जो बॉडी होती है, एक नया वर्ड आपके लिए आया इलास्टिक. इलास्टिक और प्लास्टिक दो टाइप की बॉडी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा. तो इलास्टिक बॉडी क्या होती है? जिसको स्ट्रेच करने के बाद अगर उस बॉडी को हम फिर छोड़ दें तो बॉडी अपने पहले सिचुएशन में आ जाती है, अपने फर्स्ट पोजीशन में आ जाती है. तो उस बॉडी को इलास्टिक बॉडी कहा जाता है. वैसे एक नया चैप्टर होगा इलास्टिसिटी के नाम से, जो सेकेंड पार्ट की फिजिक्स में होगा, वहाँ पे भी इसका डिस्कशन होगा. तो इलास्टिसिटी से बना हुआ जो चैप्टर इलास्टिसिटी, उसमें इलास्टिक वर्ड आएगा. मान क्या होता है इलास्टिक? जब बॉडी को स्ट्रेच करते हैं तो बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज कर देती है, और जब इसको हम छोड़ देते हैं तो बॉडी अपने पहले पोजीशन में आ जाती है. तो ऐसी बॉडी को इलास्टिक बॉडी कहते हैं. अच्छा, वह फोर्स, जिस फोर्स को अप्लाई करने के बाद बॉडी अपने पहली पोजीशन को चेंज करती है, उस फोर्स का एक नाम होगा जो आगे आप पढ़ेंगे. उसका नाम होगा डिफॉर्मिंग फोर्स. क्या होता है डिफॉर्मिंग फोर्स? ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी पे अप्लाई करने के बाद उस बॉडी के शेप और साइज को चेंज कर देता है. ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी पे अप्लाई करने के बाद बॉडी के शेप और साइज को चेंज कर देगा, वह फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स होगा. तो यह यहाँ पे चर्चा का, यहाँ पे इसके बारे में डिस्कशन नहीं होगा कि क्या होगा डिफॉर्मिंग फोर्स. वैसे यह एक नया चैप्टर ही है इलास्टिसिटी, सेकेंड पार्ट फिजिक्स का पहला चैप्टर होगा. लेकिन आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में. सबसे पहली पोटेंशियल एनर्जी है, हमको जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में एग्जांपल मैंने बताया भी होगा, मैंने आपको टॉपिक डलवाई होगी. पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग. पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग. तो आज की जो टॉपिक है बेसिकली यही एक टॉपिक है कि स्प्रिंग जो होता है वह इलास्टिक है. कि यदि हम स्प्रिंग पे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो स्प्रिंग अपने पहले पोजीशन को चेंज करता है, और जैसे ही आप डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते हैं बॉडी अपने पहले पोजीशन में आ जाती है. तो यह इलास्टिक ही है. यह स्प्रिंग भी इलास्टिक का ही एग्जाम्पल है, रबर इलास्टिक का एग्जाम्पल है. तो मुझे जो आज की टॉपिक है वह है पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग. पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी इन स्प्रिंग.
स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। सपोज ए रिजिड बॉल, अब रिजिड क्या है, एक नया वर्ड आया रिजिड। रिजिड मतलब होता है जिस पे हम फोर्स अप्लाई करें वह अपने पोजीशन को चेंज न करे, उसके मॉलिक्यूल्स में भी कोई चेंजिंग ना है, अर्थात वह टूटे ना। कोई भी ऑब्जेक्ट दुनिया में परफेक्टली रिजिड हो ही नहीं करता। कोई भी ऑब्जेक्ट हो वह परफेक्टली रिजिड नहीं है, लेकिन जो भी सॉलिड होता है उसको आप रिजिड मान लेते हो। तो रिजिड भी अभी हम नहीं बता रहे हैं, हम आते हैं रिजिड। ऑफ टॉपिक जान गए क्या होगा रिजिड। तो जब हम एक स्प्रिंग को एक रिजिड वॉल से कनेक्ट करते हैं और इस पर एक हम कोई बॉडी कनेक्ट करा देते हैं स्प्रिंग से, स्प्रिंग से कनेक्ट कराने के बाद यदि इस पर एक फोर्स F = 0 पहले मैंने अप्लाई किया, तो आपने देखा होगा कि जब हम इस स्प्रिंग से कनेक्ट कराने के बाद बॉडी पे मैंने फोर्स अप्लाई नहीं किया तो उस स्प्रिंग में कोई डिस्टरबेंस नहीं आया। लेकिन जैसे ही मैं इसको कंप्रेस कर देता हूँ स्प्रिंग को, अगर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस कर दूं, सपोज मैंने इस स्प्रिंग को कंप्रेस किया है और यह डिस्प्लेस हो गई। पहले स्प्रिंग का ऑब्जेक्ट जो क्लोज था, इससे बंधा हुआ था, जो वह यहाँ पे था, इस समय यक्स हो गया। यदि मैं इस स्प्रिंग को मैंने कंप्रेस्ड किया थोड़ा सा और ऑब्जेक्ट को मैंने छोटा कर दिया, यह जो डिस्टरबेंस हुआ इसमें x मीटर का हुआ। तो जैसे ही आप स्प्रिंग को कंप्रेस करोगे तो क्या स्प्रिंग भी आप पे कोई फोर्स अप्लाई कर रहा है? जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हो तो क्या स्प्रिंग भी आपके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई करता है? हाँ, सही करता है। वह भी एक फोर्स आपके अपोजिट अप्लाई करने लगता है और उस फोर्स का नाम होगा रीस्टोरिंग फोर्स। जब आप स्प्रिंग पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो, यह आपने फोर्स इस स्प्रिंग पे अप्लाई किया F, जो एक्सटर्नल है, तो यह स्प्रिंग भी इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करेगी जो रीस्टोरिंग होगी, रीस्टोरिंग फोर्स होगी, रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करता है। अच्छा, जैसे जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जाते हो, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बढ़ता जाता है। तो जब हम फोर्स अप्लाई करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे स्प्रिंग पे, सपोज करो आप बॉडी पे फोर्स धीरे धीरे 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन तक कंप्रेस करते जा रहे हो, तो बॉडी क्या होगा? जैसे ही आपने 1 न्यूटन किया, बॉडी थोड़ा सा इंटर की भीतर की तरफ, 2 न्यूटन किया, थोड़ा और इंटर कर गई, 3 न्यूटन किया और इंटर कर गई। तो जितना आप फोर्स अप्लाई करोगे उसके इक्वल आप पे स्प्रिंग भी रीस्टोरिंग फोर्स अप्लाई करेगा। तो जो रीस्टोरिंग फोर्स है वह डिपेंड किस चीज़ पे करता है? डिस्प्लेसमेंट पर। जितना ज़्यादा आप स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट अप्लाई, अरे भाई आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं, जैसे जैसे आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते जाओगे तो एक्सटर्नल फोर्स ज़्यादा अप्लाई करोगे, और जब ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उसका, और कंप्रेस। जैसे पहले मैंने क्या किया, एक स्प्रिंग था, मैंने थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया, यह रिजिड सपोर्ट है, किया 1 मीटर, फोर्स 1 न्यूटन, तो इधर से रिस्टोरिंग फोर्स भी 1 न्यूटन का अप्लाई हुआ। फिर हमने 2 मीटर किया, रिस्टोरिंग फोर्स और 2 न्यूटन का फोर्स अप्लाई हुआ, 2 मीटर हुआ। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। जो भी रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है स्प्रिंग से, वह क्या हो रहा है? वह यक्स पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करेंगे आप एक्सटर्नल फोर्स से, उतना ही स्प्रिंग से रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होता रहेगा बॉडी पे। तो मैंने दिखाया कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यक्स। प्रोपोर्शनल हटाने के लिए आप कुछ कांस्टेंट मानते हो, वह कांस्टेंट हमने यहाँ पे K मान दिया, जिसे स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, K इज स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग
कांस्टेंट, यह स्प्रिंग कांस्टेंट है के, जो के है यह स्प्रिंग कांस्टेंट है। एक चीज और, जो फार्मूला होगा, मैंने इस फार्मूले में कहीं निगेटिव साइन नहीं अप्लाई किया। आपके फार्मूले में जो रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई होगा, आप एक्सटर्नल फोर्स ईस्ट में लगाओगे तो रिस्टोरिंग फोर्स वेस्ट में अप्लाई होगा। आप एक्सटर्नल फोर्स अपवर्ड अप्लाई करते हो, रिस्टोरिंग फोर्स डाउनवर्ड अप्लाई होता है, माने अपोजिट डायरेक्शन में। तो इस फार्मूले में यह माइनस होता है, और माइनस का सिर्फ यह मतलब है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वह रिस्टोरिंग फोर्स आपके एक्सटर्नल फोर्स का अपोज कर रहा होगा, वह आपके एक्सटर्नल फोर्स का अपोज करता है, इसलिए माइनस साइन होता है। तो मैं यहाँ माइनस साइन लिख नहीं रहा हूँ। एफ इज आर इज इक्वल टू के इंटू एक्स, वेयर एफ इज द रिस्टोरिंग फोर्स, एक्स डिस्प्लेसमेंट एंड के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट और फोर्स कांस्टेंट। What is the force constant? What is the spring constant? Spring constant K is equal to F upon X। जब आप स्प्रिंग को 1 मीटर डिस्प्लेस करते हो तो उस स्प्रिंग में जो रिस्टोरिंग फोर्स है वही स्प्रिंग कांस्टेंट है। What is spring constant? When a force apply on a spring and spring displace 1 meter, then the restoring force is called the spring constant। मैंने कहा यदि आप x इज इक्वल टू 1 सपोज कर लो, यदि स्प्रिंग को आप 1 मीटर डिस्प्लेस कर दो, तो जो अगर x की जगह 1 पुट कर दें तो यस k कांस्टेंट इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स r, and restoring force is equal to spring constant। means what is spring constant? You can say the spring constant is mathematically equal to the restoring force when the external force, after external force apply on a spring and spring displace 1 meter। जब हम स्प्रिंग पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे और स्प्रिंग 1 मीटर यदि डिस्प्लेस होती है तो उस कंडीशन में जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वही क्या होता है? स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे। जब हमने इस स्प्रिंग पे फोर्स अप्लाई किया तो स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट हुआ, और यदि डिस्प्लेसमेंट हुआ और स्प्रिंग को मैं छोड़ दूं तो स्प्रिंग बैक एंड फोर्थ मोशन करने लगता है। ऐसा मोशन करेगा और जितना आगे गया था उतना ही यह बैकवर्ड जाएगा यक्स। तो जैसे ही आपने फोर्स अप्लाई किया उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ और फोर्स अप्लाई हुआ, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट उस स्प्रिंग में रिस्टोर किया एनर्जी, माने आपने वर्क किया। जब आपने स्प्रिंग पे फोर्स अप्लाई किया, कंप्रेस किया स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट आया, डिस्प्लेसमेंट यक्स का आ गया। और यदि डिस्प्लेसमेंट यक्स का आ गया स्प्रिंग में, यदि स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट यक्स का आता है, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट यक्स का करते जाएंगे और उस पे तो फोर्स अप्लाई हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वर्क होगा। वह वर्क ही जो थोड़ा सा वर्क होगा, हम थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करेंगे थोड़ा सा वर्क होगा, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट करेंगे ज़्यादा वर्क होगा। dw इज इक्वल टू एफ इंटू dx, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। सपोज मैं डिस्प्लेसमेंट 0 से लेके यक्स तक करता हूं, जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वह 0 टू यक्स हो रहा है, तो अब इसकी हम वैल्यू पुट करते हैं। dw इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ f। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f? f की वैल्यू क्या है? f इज इक्वल टू k इंटू एक्स। k मीन्स स्प्रिंग कांस्टेंट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन, हम f की वैल्यू इक्वेशन में पुट करते हैं तो k इंटीग्रेशन कांस्टेंट वैल्यू, सो इसको बाहर हमने लिखा 0 टू यक्स x इंटू dx। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का यूज होगा। फॉर्मूला होता है x पावर n इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 से मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इस फॉर्मूले से इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, तो 1 का इंटीग्रेशन w के रिस्पेक्ट में w इज इक्वल टू
के, मैंने कई बार इंटीग्रेशन करना बता दिया कैसे W के रिस्पेक्ट में 1 का इंटीग्रेशन W होता है। तो W इज इक्वल टू के, x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 0 टू x। सो k इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू x। वी कैन राइट W इज इक्वल टू 1 बाई 2 को मैंने बाहर किया इंटू के, यक्स का मैक्सिमम वैल्यू यक्स स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू माइनस 0 स्क्वायर। सो W इज इक्वल टू हाफ के यक्स स्क्वायर। अच्छा, यही जो वर्क है जब आपने स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो जो वर्क था वह स्प्रिंग में जाकर रिस्टोर हो गया। और यदि उसके आगे आप एग्जांपल देखना चाहो तो स्प्रिंग पे जैसे शुरू में अगर हम स्प्रिंग पे एक बुलेट रख दें, यहाँ पे सपोज करो मैंने यहाँ एक बुलेट रख दिया और इस स्प्रिंग को छोड़ दें तो क्या बुलेट आगे जाएगी? नहीं जाती है। लेकिन जैसे ही मैंने स्प्रिंग को कंप्रेस किया और इस कंडीशन में यहाँ पे मैंने एक बुलेट रख दिया और जैसे स्प्रिंग को आप छोड़ोगे बुलेट आगे जाती है। इसका मतलब स्प्रिंग में कहीं ना कहीं से एनर्जी आई। वह एनर्जी कहां से रिस्टोर हुई? जब आपने उस स्प्रिंग को कंप्रेस किया। जब आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहे थे उस समय जो वर्क आप कर रहे थे वह वर्क जाके रिस्टोर हो गया स्प्रिंग में, और वही एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कहलाई, यू। सो इट इज यू इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, हमने आपको पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में बता दिया। पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग में आप कैसे फाइंड करते हो, कैसे आपको पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है आपको आना चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इससे कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे तो आपको पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग का पता होगा। इसका दूसरा भी मेथड होता है, हम चाहे तो इसके द्वारा एक अदर मेथड से हम स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अगर हम फोर्स डिस्प्लेसमेंट वर्सेस ग्राफ बढ़ा दें, अगर हम एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करें डिस्प्लेसमेंट एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, एंड वाई एक्सिस पे हमने रिप्रेजेंट किया रिस्टोरिंग फोर्स, तो आपने देखा कि जो फोर्स होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। मैंने शुरू में बताया, सपोज व्हेन द स्प्रिंग डिस्प्लेस 1 मीटर एंड फोर्स अप्लाइड 2 न्यूटन, व्हेन स्प्रिंग डिस्प्लेस 2 मीटर देन फोर्स अप्लाई 4 न्यूटन, व्हेन स्प्रिंग डिस्प्लेस 3 मीटर फोर्स अप्लाई 6 न्यूटन। तो आप इस ग्राफ को देखते हैं कि यह ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन फाइंड होता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। या जब हम फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो जो ग्राफ ड्रॉ होता है, बिकॉज एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, फोर्स एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो जैसे जैसे आप डिस्प्लेसमेंट बढ़ाते जाते हो वैसे वैसे रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाती है, और वह रिस्टोरिंग फोर्स ही रिस्टोर करता जाता है स्प्रिंग में एनर्जी को। तो जो एनर्जी होगी, मैंने ग्राफ में बताया था, एनर्जी या वर्क फाइंड करने के लिए एक्स एक्सिस और इस लाइन से जो कवर की गई एरिया है अगर आप फाइंड कर लो, सपोज 0 से 2 एक्स आप गए हो यहाँ तक और यह फोर्स एफ है, तो यदि आप एक्स और इसके बीच की एरिया फाइंड कर लें, एक्स एक्सिस एंड लाइन के बीच की एरिया फाइंड कर लें, तो एनर्जी या वर्क मिल जाएगा। जब भी ग्राफ से हमें वर्क फाइंड करना हो तो हम एक्स एक्सिस और उस लाइन से जो आपका ग्राफ प्लॉट कर रहा था उसके बीच की एरिया जो होती है वही वर्क होता है, वही एनर्जी होती है। तो मैं इसकी एरिया फाइंड कर लेता हूँ, एरिया ऑफ ओ ए बी, तो यह भी पोटेंशियल एनर्जी आएगा, एरिया ओ ए बी। और यह किस चीज की एरिया है? यह राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया होगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल की एरिया होती है हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। बेस कितना है? एक्स इंटू एल्टीट्यूड है एफ। बट आप जानते हो एफ की जो वैल्यू होती है, एफ जो होता है के एक्स के इक्वल होता है, तो
तो हम चाहे तो यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं x इंटू के इंटू एक्स या हाफ के एक्स स्क्वायर। यह इसका अदर मेथड था प्रूव करने का, u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसके द्वारा ग्राफ के द्वारा एक चीज और हम ड्रा कर सकते हैं, एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ अगर हम ड्रा करना हो, एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ड्रा करना हो तो मैथमेटिक्स में एक चीज पढ़ेंगे आप, पैराबोला। पैराबोला मैथमेटिक्स में क्या है इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी देके तब आगे चलता हूं। वैसे मैंने पैराबोला के बारे में डिस्कशन प्रोजेक्टाइल जब आया होगा मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में थोड़ा सा किया रहा होगा। व्हाट इज पैराबोला? जैसे कोई भी जब कोनिक सेक्शन आप पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है कोनिक सेक्शन, तो वहाँ पे आप पढ़ते हो सर्कल के बारे में, पैराबोला के बारे में, हाइपरबोला के बारे में और इलिप्स के बारे में, और इसकी पहचान करते हैं कि यह है क्या। कैसे आप पहचानते हो कि यह इलिप्स है, कैसे आप पहचानेंगे पैराबोला है इक्वेशन देख के, कैसे आप पहचानोगे कि यह हाइपरबोला है, या आप कैसे डिफाइन करोगे कि सर्कल है। तो उसके लिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं, यदि कोई इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के फॉर्म का है तो वह इक्वेशन सर्कल हो सकता है, सर्कल है। लेकिन यदि y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay या y इज इक्वल टू -4ax या x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay के फॉर्म का है तो वह पैराबोला होगा। और पैराबोला का जो ग्राफ होता है, जब आप पैराबोला में ग्राफ ड्रा करते हो तो पैराबोला का फिगर ऐसा आता है, कुछ इस तरह का आपको ग्राफ मिलेगा। ऐसा ग्राफ पैराबोला में आप फाइंड करते हो। लेकिन अभी हम मैथमेटिक्स की चर्चा नहीं कर रहे हैं, मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा फिजिक्स पे आता हूँ केवल मेन टॉपिक पे। तो अगर इक्वेशन इस फॉर्म का मिला तो वह पक्के तौर पे पैराबोला हो सकता है। यदि इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के फॉर्म का है तो तय है, श्योर है कि वह जो इक्वेशन दिया है वह इलिप्स है, और इलिप्स का फिगर ऐसा होगा। अब किस एक्सिस के थ्रू उसका एक्स एक्सिस फाइंड होगा, माने बड़ा वाला पॉइंट प्राप्त होगा और छोटा वाला माने मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस कौन सा होगा, बस इक्वेशन में आपको चेक करने आता होगा। बताया भी जाएगा कि जब a इज ग्रेटर देन b तब वह एक्स एक्सिस पे मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस जो होगा, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस इस पे हो जाएगा y एक्सिस पे, और जब b ग्रेटर होता है तो ये मैथमेटिक्स का टॉपिक है, वहाँ पे पढ़ेंगे। तीसरी चीज मैंने बताया एक हाइपरबोला क्या होगा, मैंने सर्कल बता दिया इस इक्वेशन से, इस फॉर्म का इक्वेशन होगा तो आपको पता हुआ पैराबोला हो जाएगा। इक्वेशन यदि इस फॉर्म का है तो वह इलिप्स हो जाएगा। और यदि इक्वेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के फॉर्म का है तो श्योर है वह हाइपरबोला है। तो मुझे केवल यह देखना है कि जो इक्वेशन मुझे फाइंड हुआ है पोटेंशियल एनर्जी में स्प्रिंग से, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग जो प्राप्त हुआ वह इक्वेशन कैसा है। पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग U इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, वेयर K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड x इज द डिस्प्लेसमेंट। सपोज एक स्प्रिंग को जो मैंने रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट किया था उसका मेन पोजीशन, पहले बॉडी मेन पोजीशन x इज इक्वल टू 0 पर पड़ी हुई है, यहाँ पे स्टैंड करती बॉडी x इज इक्वल टू 0। जब बॉडी को मैं कंप्रेस करता हूँ या स्ट्रेच करता हूँ, बॉडी को कंप्रेस्ड कर दें या बॉडी को स्ट्रेच कर दें, तो मैंने बॉडी को जब कंप्रेस किया तो वह बॉडी कंप्रेस होने के बाद x मीटर डिस्प्लेस हो जाती है। सपोज बॉडी जो डिस्प्लेस हुई है वह x मीटर डिस्प्लेस हो गई, यह डिस्प्लेसमेंट बॉडी में x मीटर का हुआ। या
फिर बॉडी को स्ट्रेच्ड कर दें, ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन निगेटिव डायरेक्शन में। और इसी तरह इसका एक्सट्रीम पोजीशन पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर आपको देखना है, जहां पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम होती है। बॉडी यक्स डिस्टेंस राइट साइड में गई, इधर यह डायरेक्शन है। और इसी पे यदि हम पोटेंशियल एनर्जी और एक्स डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ ड्रा करें, तो यह इक्वेशन हमें बताता है कि जो ग्राफ मिलेगा u और x के वेरिएबल्स में जो ग्राफ मिलता है, दो वेरिएबल्स हैं, इसमें एक की डिग्री 2 और एक की 1 है, तो ग्राफ तो क्लियर हुआ, क्या होगा, पैराबोला होगा, जैसे कि मैंने पीछे बताया। तो ग्राफ पैराबोला होगा, तो पैराबोलिक ग्राफ होगा। सपोज या आपका ग्राफ प्लॉटिंग करने के लिए मैंने x ओ ओरिजिन है, x डैश एंड y ओ y डैश। x एक्सिस पे हमने रिप्रेजेंट किया डिस्प्लेसमेंट को, या x डिस्प्लेसमेंट इधर निगेटिव डायरेक्शन में, x डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन में। और पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू x पर जो है वह कहाँ पे है, आपका पोटेंशियल एनर्जी का जो मैक्सिमम वैल्यू है वह u यहाँ है। अब जो ग्राफ आपको मिलता है, जो ग्राफ फाइंड करते हो आप, जो आपका ग्राफ प्लॉट करना है, उसकी जो वैल्यू मिलेगी वह कितना फाइंड होगी, यह x है। x पे ग्राफ मैक्सिमम होगा, x डिस्प्लेसमेंट है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम यहाँ निगेटिव डायरेक्शन में, और पॉजिटिव डायरेक्शन में भी इसका मैक्सिमम वैल्यू ग्राफ का यह पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ आप देखते हो, जो मैक्सिमम वैल्यू प्राप्त हो जाती है x पॉजिटिव डायरेक्शन, x नेगेटिव डायरेक्शन में। ओके, तो आपको जो मैंने पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बताया यह था। इस ग्राफ को आप प्लॉट कर लेना। इसमें हमने जो रिप्रेजेंट किया है वह -x पे पोटेंशियल वैल्यू, x पे पोटेंशियल वैल्यू मैक्सिमम और -x पे भी पोटेंशियल वैल्यू मिनिमम। यह जब x कंप्रेस किया गया, यह जब x स्ट्रेच किया गया, तो मैंने इसका ग्राफ आपको रिप्रेजेंट कर दिया। तो आपने देखा कि स्प्रिंग में एनर्जी कितनी होती है, हाउ मेनी एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्प्रिंग व्हेन कंप्रेस और स्ट्रेच द स्प्रिंग। जब स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं या स्ट्रेच करते हैं तो जो उसकी एनर्जी आती है, एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू हाफ के x स्क्वायर। कुछ बुक में यहाँ माइनस दिया होगा, तो माइनस साइन सिर्फ यह रिप्रेजेंट करता है कि जो फोर्स आपने अप्लाई किया वह एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो माइनस साइन की ओर रिप्रेजेंट यही करता है। तो यहाँ से हमने हटा दिया के x स्क्वायर। और जो आपने पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी, काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ओके, यह आपने पढ़ लिया था। और पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला आपने पढ़ा होगा, U इज इक्वल टू mgh। ओके, तो अब हम इससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। पहला न्यूमेरिकल NCERT न्यूमेरिकल है, टू स्प्रिंग हैव फोर्स कांस्टेंट एंड K1 K2 on which spring is more work done। Two spring have force constant K1 K2। दो स्प्रिंग है जिसका फोर्स कांस्टेंट K1 एंड K2 है, वेयर K1 इज ग्रेटर देन K2, जहां K1 K2 से ज्यादा है। ऑन विच स्प्रिंग, किस स्प्रिंग पे इज मोर वर्क डन इफ दे आर स्ट्रेच्ड बाय द सम फोर्स, सेम फोर्स। तो किसके द्वारा वर्क डन मैक्सिमम होगा, जबकि हम स्प्रिंग पे सेम फोर्स अप्लाई करते हैं। मीन्स हमें दिया था स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, फर्स्ट स्प्रिंग कांस्टेंट इज K1 एंड सेकेंड स्प्रिंग कांस्टेंट भी K2,
and given K1 is greater than K2 and given F1 is equal to F2 is equal to F suppose, और यह भी दिया है कि जो F1 है वह F2 के दोनों स्प्रिंग पे जो फोर्स अप्लाई होता है वह सेम है। क्वेश्चन में कहा है सेम फोर्स अप्लाई बाय द स्ट्रेच बाय द सेम फोर्स, दोनों स्प्रिंग पे हम सेम फोर्स अप्लाई करके स्ट्रेच करते हैं, तो किस स्प्रिंग से ज़्यादा से ज़्यादा वर्क डन हो सकता है, वर्क डन किस स्प्रिंग से ज़्यादा होगा। तो हमें सबसे पहले F1 इज इक्वल टू F2 गिवन, F1 इज इक्वल टू F2, बट यू नो दैट F1 इज इक्वल टू हाफ इन स्प्रिंग, क्या सॉरी F1 इज इक्वल टू K1 X1 इज इक्वल टू K2 X2, ओके, X1 अपॉन X2 is equal to K2 upon K1 means displacement is inversely proportional to the spring constant, but what is the work done, work done कितना होगा हमें फाइंड करना है, वर्क डन कौन ज़्यादा करेगा, किससे वर्क डन ज़्यादा होगा। तो वर्क डन W इज इक्वल टू W1 इज इक्वल टू हाफ K1 X1 स्क्वायर and W2 is equal to half K2 X2 स्क्वायर, यही है जो वर्क है कि हाफ K1 X1 स्क्वायर K2 X2 स्क्वायर। हम डिवाइड बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को मैंने डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बोथ इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या मिलेगा W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू हाफ K1 X1 स्क्वायर अपॉन हाफ K2 X2 स्क्वायर, हाफ कैंसिल। हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं K1 अपॉन K2, K1 X1 एक 2 डिग्री थी, 1 डिग्री को मैंने कम किया इंटू X1 अपॉन K2 X2 इंटू X2, बट यू नो दैट K1 X1 इज इक्वल टू, K1 X1 की वैल्यू किसके इक्वल है, K1 X1 मीन्स F1 मीन्स F इंटू X1 अपॉन F इंटू X2, गिवन फोर्स इज इक्वल W1 अपॉन W2, बट X1 एंड X2 गिवन force constant, spring constant, first spring constant is greater than the second spring constant, putting the value of x1 and x2, x1 upon x2 is equal to K2 upon K1, W1 upon W2 is equal to, we can write K2 upon K1. Work done is inversely proportional to the force constant or spring constant. जो वर्क डन है वह स्प्रिंग कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है तो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसका वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन लेस हो जाएगा। जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट, अरे भाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा उसका वर्क डन कम, स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा वर्क डन कम, तो किसके द्वारा वर्क डन मैक्सिमम होगा, दूसरे स्प्रिंग का वर्क डन जो होगा वह मैक्सिमम होगा, और पहले स्प्रिंग का जो वर्क डन होगा वह मिनिमम होगा। ओके, वह डिपेंड किस पे करता है कि किसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है। आपसे यहाँ एक रिलेशन मैंने निकलवा दिया, रिलेशन W इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपान के, हम चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते थे। डायरेक्ट कैसे हो सकता था, W वर्क डन इज इक्वल टू W इज इक्वल टू, इस क्वेश्चन के अनुसार आप आएंगे डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू x1 अपॉन x2, बट x1 अपॉन x2, x1 अपॉन x2 इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द K2 अपॉन K1। उसके बेस पे मैंने यह फाइंड कर दिया कि किसके द्वारा वर्क डन मैक्सिमम होगा और किसके द्वारा वर्क डन मिनिमम होगा। तो वर्क डन W2 द्वारा ज़्यादा होगा और W1 द्वारा कम किया जाएगा। ओके, अगली टॉपिक हमारी होगी, वह अगली टॉपिक होगी पावर। पावर क्या है, हमने एनर्जी का टॉपिक आज समाप्त हुआ, क्या थी एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी मैंने पढ़ाया। मैकेनिकल एनर्जी में 2 टाइप की एनर्जी बताया, काइनेटिक और पोटेंशियल। और अगली टॉपिक में हमको जो पढ़ना है वो हमारी टॉपिक होगी पावर। थैंक्स।